अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारी जो डिस्कशन कर रहे थे उसी को आगे चला रहे हैं। आज हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हमने क्या करना है, फॉरवर्ड और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें स्पॉट प्राइस को दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, बेसिस रिस्क, हेजिंग, आर्बिट्राज क्या होता है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन करने के बाद फिर हम प्राइसिंग पे आएंगे, और प्राइसिंग के बाद आगे हम इसको उसमें लेके जाएंगे। प्राइसिंग के बाद जो इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी तरफ लेके जाएंगे। तो पहला जो चीज़ हम जो इसमें डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हमने कई दफ़ा डिस्कस किया हुआ है, लेकिन दोबारा करने में इसको मुझे लगा कि यार ज़रूरत पड़ सकती है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर लें तो हमारे लिए थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा इसको करना। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट एग्रीमेंट है। क्या है? प्राइवेट एग्रीमेंट है। और उसमें एग्रीमेंट में होता क्या है कि जहाँ दो पार्टीज़ मिलकर फ्यूचर में एक प्राइस पर जिसको एसेट को बाय और सेल करना है उसका वादा कर लेते हैं कि भाई हम इस पे करेंगे। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्राइस हम तय कर लेते हैं, किस टाइम पे करना है ये भी तय कर लेते हैं, और ये हम क्या कर लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं कि हमने ये करना है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, ये जो फॉरवर्ड वाला है, ये एक्सचेंज पर नहीं मिलता है, ये एक्सचेंज पर नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ओवर द काउंटर होता है। ठीक है, इसकी वजह से जो होता है ना, इसके अंदर जो टर्म्स होती है ना, वो क्या होती है, हमारी कस्टमाइज्ड होती है। जैसा कि क्वांटिटी कितनी होगी अपनी मर्ज़ी की हो सकती है, 426, 462, 500 कुछ। तो उसमें प्राइस भी हमारी कस्टमाइज हो सकती है, डिलीवरी डेट भी कस्टमाइज्ड हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये दोनों पार्टीज़ मिलकर डिसाइड करते हैं। ठीक है, दोनों पार्टीज़ ए और बी क्या होता है, मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी वगैरह वगैरह क्या होगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पर्पस होता है कि प्राइस का जो रिस्क है उससे बचेगा। फ्यूचर में प्राइस क्या होगी यार, ज़्यादा होगी कम होगी, हम इसके रिस्क से बच जाते हैं। जब हमें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज हो सकती है तो आप आज ही एक फ़िक्स प्राइस पे डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे कितने का मिलेगा। फॉर एग्जांपल, एक एक्सपोर्टर है जिसको 3 महीने बाद $1,00,000 रिसीव होने, अगर उसको लगता है रुपी, पाकिस्तानी रुपी मजबूत होने लगा, स्ट्रांग होगा, तो उससे पैसे कम मिलेंगे। तो उसने बैंक के साथ क्या किया, जाके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई $1 मुझे ना अब 300 में मिलेगा। अब ये तय हो गया। ठीक है, अब चाहे मार्केट का रेट 290 हो, 310 हो, उसको कितने का मिलेगा, 300 का मिलेगा। इस तरह से उसने क्या कर लिया, अपना रिस्क क्या कर लिया, लॉक कर लिया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, बेसिकली कॉरपोरेशन यूज़ करती हैं या बैंक यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती है काउंटर पार्टी रिस्क। अगली पार्टी मुकर ना जाए कि भाई मैं अब इसको अबाइड कर रहे हैं या नहीं कर रही, तो उसमें काउंटर पार्टी रिस्क होता है। और जिसमें कहते हैं ना, क्योंकि कोई बंदा है नहीं बीच में, गारंटर ही नहीं, ए और बी पार्टी आपस में मिलकर कर रहे हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं ना, यानी जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आप समझ रहे होते हैं कि दूसरी पार्टी फ्यूचर में अपना वादा पूरा करेगी। अगर वो पार्टी डिफ़ॉल्ट कर जाए या डील के टाइम पे मना कर दे, तो आपका पूरा का पूरा जो हैज, जो आपने प्रोटेक्शन वो इसके किया हुआ था, या प्रॉफिट जो है वो आपका लॉस में बदल सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने 3 महीने बाद $300 पर बाय करने का एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था, और जब टाइम पूरा हुआ तो $320 का हो गया था, तो आपको ₹20 प्रॉफिट मिलना था। लेकिन दूसरी पार्टी ने पैसे देने से मुकर गई, या वो कहती जी मैं बैंकरप्ट हो गई, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं हम काउंटर पार्टी डिफ़ॉल्ट रिस्क। अगला बंदा देने से, अपनी कमिटमेंट से क्या हो जाए, मुकर जाए। इसी का रीज़न ये है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहते हैं ओवर द काउंटर मॉडल। इसका मतलब ये होता है कि बायर और सेलर के दरमियान ये प्राइवेट एग्रीमेंट होता है, इसके बीच में कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होती। जबकि इसकी दूसरी साइड पे जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम कहते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, यानी एक रेगुलेटेड एक्सचेंज है। जैसे कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, पाकिस्तान में हमारे पास पेमेक्स है। ठीक है, के थ्रू ट्रेड हो रही है, जहाँ हर ट्रेड का रिकॉर्ड होता है, क्लियरिंग हाउस होता है, डील की गारंटी देते हैं वो। ठीक है, तो ओटीसी क्या होता है, प्राइवेट डील होती है। एक्सचेंज ट्रेडेड क्या होती है, पब्लिक डील होती है, स्टैंडर्डाइज होती है, सेफर होती है। ठीक है, ओटीसी क्या होती है, प्राइवेट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगला हमारे पास आ जाता है, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसी के हिसाब से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को। अगर ये थोड़ा सा जूम हो जाए हमारे लिए, अब हम क्या एक्सप्लेन करते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी ये होता है कि डेट, फ्यूचर डेट, फिक्स प्राइस, एसेट पे बाय करना, सेल करना, एग्रीमेंट होता है। लेकिन क्या होता है, एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। इसका हर आस्पेक्ट स्टैंडर्डाइज्ड होता है। क्वांटिटी स्टैंडर्ड होती है, डिलीवरी डेट वो स्टैंडर्डाइज होती है, क्वालिटी क्या होगी, सब कुछ क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है।
फ्यूचर्स की के अंदर जो ख़ास बात ये एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे नेमेक्स पेमेक्स पे मिल रहे होते हैं। जब भी कोई बायर और सेलर फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं तो उनके दरमियान डायरेक्ट कोई लिंक नहीं होता। ए को बी का नहीं पता, बी को ए का नहीं पता। ए को का ताल्लुक एक्सचेंज के साथ है और बी का भी एक्सचेंज के साथ है, ठीक है। बीच में इसको एक्सचेंज को कहते हो क्लियरिंग हाउस बीच में बैठा होता है, जो दोनों साइड को गारंटी देता है कि अगर एक पार्टी डिफ़ॉल्ट करेगी तो दूसरे का नुकसान नहीं होगा। इस क्लियरिंग सिस्टम को सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं, जब भी दोनों ने ट्रेड करनी होती है तो उन्हें कहते हैं भाई आप अकाउंट खुलवाएं, और अकाउंट खुलवा के उसमें कहते हैं आप डिपॉजिट कराते हैं, जिसको हम कहते हैं मार्जिन जमा कराते हैं। मार्जिन अकाउंट ओपन करना पड़ता है। मार्जिन का क्या मतलब हो गया, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आप एक्सचेंज के पास रखते हैं, तो वो इंश्योर करता है कि आप अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट लिया $1 लाख का, ठीक हो गया जी। एक्सचेंज ने आपसे कहा जी पहले इनिशियली पैसे डिपॉजिट कराएं, इसको कॉन्ट्रैक्ट को करने से पहले $10,000 जो है ना आप मेरे पास जमा कराएं, ठीक है जी, गारंटी के तौर पे मेरे पास रहेगा। अगर फ़र्ज़ कर लें $1 लाख कम हो के अगले दिन ही हो गया 99,000 का, तो $1,000 का जो अफेक्ट आया, जो चेंज आया, वो आपके इस मार्जिन अकाउंट में आएगा। फ़र्ज़ कर लें आपने कहा था मुझे 1 लाख का मिलेगा, मार्केट में हो गया 99,000 का, तो आपको 1,000 का लॉस हो गया, आपका 10,000 कम हो के क्या हो जाएगा, $9,000 हो जाएगा। इसी तरह अगर 1,01,000 का हो गया तो आपको 1,000 का फ़ायदा हो रहा है, तो आपका अकाउंट 10,000 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, प्राइस चेंज होने से आपके मार्जिन अकाउंट में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आता है, इसको हम कहते हैं मार्किंग टू मार्केट, ठीक है, मार्किंग टू मार्केट। तो एक्सचेंज जब आपसे कहता है इनिशियल डिपॉजिट कराओ, अगर प्राइस कम गिरती है, ज़्यादा होती है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। फ़र्ज़ कर लें एक्सचेंज एक और चीज़ रखी होती है, उसको कहते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। भाई मिनिमम इतना तो आपके अकाउंट में रहना ही रहना है। तो फ़र्ज़ कर लें उसने रखा होता कि भाई $7,000 से अगर आपका अकाउंट कम जाएगा तो आपको दोबारा टॉपअप कराना है 10,000 तक का। इसको कहते हैं ये मिनिमम मार्जिन है जो आपके अकाउंट में रहना है। अगर आप नहीं जमा कराते तो कहता है आपकी पोजीशन हो गई क्लोज, आपका नफ़ा नुकसान सेटल हो गया था, ये आपने पैसे निकाले बाहर हो गए, आपकी पोजीशन हमने जो है ना वो बंद कर दी है, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट एंड लॉस हर दिन इससे भी कम फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट होता है और इसे हम मार्किंग टू मार्केट कहते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा काम हो रहा है, मार्केट्स इतनी लिक्विड हैं, इतनी एक्टिव हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी होती है, यानी अगर हर सेकंड आपका मार्केट में नफ़ा नुकसान हो रहा है तो वो आपके अकाउंट में नज़र आ रहा होता है, ठीक है। और आपको रियल टाइम पता चल रहा होता है कि इसकी क्या पोजीशन चल रही है, ठीक है। और अगर एक सर्टेन अमाउंट से नीचे आ जाता है तो आपको उस पर क्या रिसीव हो जाती है, मार्जिन कॉल रिसीव हो जाती है। अगर आप मार्जिन कॉल को सेटिस्फाई नहीं करते तो वो आपकी पोजीशन क्लोज कर देते हैं और आपका अकाउंट जो होता है उसमें पैसे आप जितने हैं ना आप उसमें से खुद ही निकाल लीजिए। अगली जो चीज़ हमें इसके साथ डिस्कस करनी है वो है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे आज किसी एसेट की इमीडिएट डिलीवरी आपको अवेलेबल होती है। जब आप मार्केट में आज चीज़ को बाय और सेल करते हैं, जो प्राइस लग रही होती है उसे स्पॉट प्राइस कहते हैं। मतलब आज अगर गोल्ड 2,50,000 रुपये का है तो आज इस प्राइस पे आपको मिलेगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, स्पॉट प्राइस हो गई, ठीक है। आज मार्केट में इस एसेट का असली रेट क्या है, ये प्राइस बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की बेस पे फ्यूचर की प्राइस कैलकुलेट करते हैं, फॉरवर्ड की प्राइस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट में फ्यूचर की प्राइस इससे ज़्यादा या कम हो तो ट्रेडर प्रॉफिट या कमा सकता है। इसे अगर फ़र्ज़ कर लें आपने आज अगर गोल्ड 2 लाख पर तोला लिया है तो हम देखते हैं कि अगर इस गोल्ड को हम आज ले लेते हैं, इसको हम स्टोर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसको स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करेंगे, इसकी भी कॉस्ट आएगी, पैसे लगा रहे हैं तो उसकी भी कॉस्ट आएगी, फाइनेंसिंग कॉस्ट भी आएगी। और तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई ये सब मिला के तो इसकी फ्यूचर की प्राइस क्या होगी। तो फ़र्ज़ कर लें जी स्टोर करने की कॉस्ट 5,000 है और फाइनेंसिंग की कॉस्ट भी 5,000 है, गोल्ड मिल रहा है आज 2 लाख का। तो अगर ये मैं कहते तो स्टोर की प्राइस अगर 3 महीने स्टोर करता हूँ तो इतनी प्राइस आती है, 3 महीने की फाइनेंसिंग कॉस्ट भी इतनी की आती है, तो मुझे गोल्ड कितने का पड़ रहा है 3 महीने बाद, $2,10,000 का। तो अगर फ़र्ज़ कर ले फ्यूचर में प्राइस इससे ज़्यादा है, 2,10,000 की बजाय 2,20,000 है, 2,30,000, तो ट्रेडर इस पे से प्रॉफिट कमा सकता है। इस तरह के प्रॉफिट को हम कहते हैं भाई आर्बिट्राज कमाया। ये और भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आर्बिट्राज कैसे कमाया, कि भाई आपको पता ही कितने का है, आपने गोल्ड आज 2 लाख का बाय कर लिया, फ्यूचर की प्राइस जो है 2 लाख जिसे कहते हैं ना 15,000 चल रही है, मतलब आपको कंफर्म पता है 3 महीने बाद मार्केट में लोग ऐसे बैठे हैं जो इसको बाय करके 2,15,000 में ले लेंगे और मुझे ये 2,10,000 का मिल रहा है, तो मेरा तो कंफर्म प्रॉफिट हो गया ना 5,000 का रिस्क फ्री प्रॉफिट, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज लेके रख लूँगा, 5,000 रुपये एक कॉस्ट है, 5,000 एक कॉस्ट है, मुझे पता है एग्जैक्टली मुझे 2,10,000 का पड़ना है
और मार्केट में ऐसे बंदे बैठे हुए जो 3 महीने बाद 2,15,000 में लेने के लिए बैठे हैं, तो 5,000 का मैंने रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाया। ये जो रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाया ना, इसको हम कहते हैं आर्बिट्राज कमाया। ठीक हो गया। तो अगर दोनों, अगर इसी तरह अगर आपको जिसे कहते हैं ना, तो फिर हेजिंग का क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप एसेट की फ्यूचर प्राइस को कवर करना है तो इसी के लिए हम हेजिंग करते हैं, तो आप फ्यूचर की प्राइस को यूज़ करते हो। लेकिन अगर तब ये हेज तभी काम करता है जब फ्यूचर की और स्पॉट की प्राइस के बीच एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर दोनों प्राइसेस अलग अलग जा रही हैं, ठीक है, तो हेज करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो हेज हमारा क्या हो जाएगा, इनफेक्टिव हो जाएगा। और इसको हम कहते हैं कि इसकी ये क्या हो गया, हमारा बेसिस रिस्क हो गया। अगर आपको याद हो, पिछली हमने जो वीडियो की थी उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि बेसिस रिस्क क्या होता है। इसको थोड़ा सा अगर और समझ लें कि अगर दोनों की प्राइस अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो हमने इसको बोल दिया कि अफेक्ट ये हो गया, आपका इनफेक्टिव हेज हो गया, और आपका जो बेसिस रिस्क जो है ना वो आना शुरू हो गया। फ़र्ज़ कर लें कि आपकी स्पॉट प्राइस की अगर आपने एग्जांपल लेनी, तो अगर आप कहीं जा रहे होते हैं तो आप लोकेशन सेट करते हैं, तो आपको के 10 मिनट बाद मैं कहाँ होऊंगा, तो वो क्या होता है, करंट कहाँ पे खड़े हैं, डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है, उसके हिसाब से आप बेस करते हैं कि 10 मिनट बाद कहाँ होगा। तो अगर आपका GPS एक्यूरेट होगा तो आपका रूट करेक्ट निकालेगा कि फ्यूचर में आप कहाँ बैठे हो। लेकिन अगर आपका GPS का सिग्नल गलत ले रहे हो, ठीक है, स्पॉट प्राइस सही नहीं ले रहे, तो फ्यूचर का एस्टिमेट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो या तो आप घूम जाएंगे या ट्रैफिक में फंस जाएंगे। तो ये इसको हम कहेंगे कि एक किस्म का क्या हो गया, बेसिस रिस्क हो गया, या आपका हेज जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। अब थोड़ा सा अगर बेसिस रिस्क को दोबारा अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। बेसिस रिस्क क्या हो रहा है। बेसिस रिस्क कह रहे हैं स्पॉट प्राइस की और फ्यूचर प्राइस का डिफरेंस क्या है, स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस। जब फ्यूचर प्राइस यूज़ कर रहे हैं, हेज करते हैं, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि स्पॉट और फ्यूचर के को एक जैसा मूव करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड में मूव करेंगे तो हेज परफेक्टली काम नहीं करेगा। जो रिस्क प्रोटेक्शन के लिए आपने मैकेनिज्म सेट किया था कि भाई ये करूँगा तो फ्यूचर में इतना मेरे बच जाएंगे, मैं रिस्क से बचूंगा, वो काम नहीं करेगा। तो इसको हम कहते हैं बेसिस रिस्क है। जैसे कि आपने सोचा मैं गंदम लेने लगा, 3 महीने बाद आपने फ्यूचर का एक रेट तय किया कि मैं 1,000 रुपये की गंदम लूँगा। 3 महीने बाद जो रेट है वो 1,020 है, लेकिन फ्यूचर जो है ना वो 1,060 पे गया हुआ। तो फ्यूचर ने हेज किया, लेकिन आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है हेज से मैच ही नहीं हो रही। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका बेसिस रिस्क हो गया। बेसिस रिस्क तब होता है जब फ्यूचर और स्पॉट का रिलेशनशिप परफेक्ट ना हो, हेज का रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं होता। इस रिस्क को मैनेज करना हर हेजर के लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक हो गया। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें बताई, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और बेसिस रिस्क क्या होता है। ठीक हो गया। अगली वाली में हम इसके आगे और बात करते हैं कि प्राइसिंग कैसे चल रही होती है वगैरह वगैरह।